हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे हमारे बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या थी। तो क्लासिफिकेशन की बेसिक नीड क्या है कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को, जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, तो इसलिए उनकी सिस्टमेटिकल स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। या कोई नया ऑर्गेनिज्म जब हम खोजेंगे या उसकी डिस्कवरी करेंगे तो उसको कैसे स्टडी करेंगे, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो क्लासिफिकेशन की नीड तो हमें समझ आ गई, पर अब क्लासिफिकेशन करना कैसे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था एरिस्टोटल ने, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो एरिस्टोटल ने पहला क्लासिफिकेशन किया। अब चूंकि उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे और इतनी जो साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं हो रखी थी, तो उन्होंने सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, यानी हैबिट के बेसिस पे। हैबिट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की हैबिट, यानी वो कैसा दिखता है, वो दिखने में कैसा है, वो होती है उसकी हैबिट। एक और होता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि वो कहाँ रहता है, उसकी कौन सी कंडीशन में रहता है, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है उसकी फेवरेबल, तो वो हो गया हैबिटेट। तो जो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था वो हैबिट के बेसिस पे किया था, यानी वो कैसा दिखने में कैसा है वो। तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स को भी उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड किया, यानी छोटा है, बड़ा है या बहुत बड़ा है। तो तीन पे डिवाइड किया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। इन तीन में प्लांट्स को डिवाइड किया था। अब एनिमल्स है, एनिमल्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया कि उनके ब्लड का कलर क्या है, रेड ब्लड है या रेड ब्लड नहीं है, यानी आरबीसी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो दो क्लास में, एनीमा और इनेमा। उन्होंने तो इसी बेसिस पे डिवाइड किया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, जिनका ब्लड रेड होता है, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड का कलर रेड नहीं होता। पर उनके लिए जो टर्म क्या है, एनीमा। एनीमा यानी ऐसे एनिमल्स जिनके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट नहीं हो, यानी उनके ब्लड में आरबीसीज एब्सेंट है, उनको हम बोलेंगे एनीमा। और ऐसे एनिमल्स जिनके ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे इनेमा। यानी ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड रेड कलर का है वो इनेमा हो गए। जैसे ह्यूमंस है तो वो इनेमा है, और जैसे कॉकरोच है तो उसका ब्लड रेड कलर का नहीं होता, तो वो हो गया एनीमा हो गया, कॉकरोच हो गया, ऑक्टोपस हो गया। तो इनके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती, तो ये क्या हो गए, एनीमा। अब इसके लिए थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ। अब हम बोलेंगे कि मॉडिफिकेशन करने की क्या जरूरत थी। जब ये क्लासिफिकेशन हो रखा था तो हमें और क्यों मॉडिफाई करना है इसको, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो एक्सपेंड होता गया, हमारे अंदर नई इन्फॉर्मेशन हमें पता चलने लगी। ये वही बात है जैसे कि हमारे पास एक अलमारी है, उसमें हमने कपड़े रख रखे हैं। अब अगर एक और अलमारी मिल जाए तो हम उसको रीअरेंज नहीं करेंगे क्या? हम करेंगे, हम सारे कपड़ों को रीअरेंज करेंगे वापस। तो वो कपड़े क्या हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, और वो अलमारी क्या हो गई, हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म को हम रीअरेंज करेंगे। तो और थोड़ा मॉडिफाई हुआ। फिर आए कैरलस लीनियर्स, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बस क्लासिफिकेशन का बेसिस चेंज कर दिया। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड किया था एरिस्टोटल ने, और लीनियस ने सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफाई किया कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा और नाम में मॉडिफाई कर दिया। जैसे इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स बोला था, इन्होंने थोड़ा और स्टाइलिश बोल दिया कि प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये इनका मॉडिफिकेशन सिर्फ यही था कि प्लांटे किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, और एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में सेल वॉल नहीं है। अब इसको बोलते हैं हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तक जो था एरिस्टोटल वाला जो क्लासिफिकेशन था, उसमें कहीं भी किंगडम शब्द का यूज नहीं हुआ था। इन्होंने सिर्फ क्लासिफाई किया था, इन्होंने किंगडम कहीं पे भी नहीं बोला था। पर लीनियस ने किंगडम शब्द यूज किया था, तो उन्होंने किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया यूज किया था। तो ये लीनियस का क्लासिफिकेशन था। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तभी तो इसको मॉडिफाई किया। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि इस क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। यानी एक ही किंगडम में यूकैरियोट्स भी है और प्रोकैरियोट्स भी है, दोनों एक ही किंगडम में। तो सारा वो मिक्सअप हो गया। और यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बीच में भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सारे एक ही किंगडम में रखे हुए हैं।
और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। तो ये तो एक तरह से वापस वही हो गया, सारा गुड़ गोबर हो गया कि इनमें कोई क्लासिफिकेशन है नहीं। अब यूकैरियोट ढूंढना है तो प्लांट किंगडम में यूकैरियोट भी मिलेंगे और प्रोकैरियोट भी मिलेंगे, यूनिसेल्युलर भी और मल्टीसेल्युलर भी है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए आगे 3 किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसको भी हम देखते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। तो इन्होंने क्या किया था कि एक नई किंगडम बना दी प्रोटिस्टा। बाकी दोनों सेम थी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये दोनों सेम थी, बस प्रोटिस्टा अलग बना दी। अब इस किंगडम को उन्होंने कैसे बनाया है, इनमें ऑर्गेनिज्म कैसे रखे कि जो जो इनके हिसाब से जो इन्होंने बेसिस लिया था उसके हिसाब से जो जो फिट बैठ रहे थे उनको तो प्लांटी और एनिमेलिया में रख दिया, और जो एक्स्ट्रा थे उन सबको प्रोटिस्टा में डाल दिया। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जितने भी थे उन सबको प्रोटिस्टा में डाल दिया, एल्गी को डाल दिया, थोड़े बहुत फंजाई थी उनको भी प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो जैसे कि हम जैसे कपड़े हमारे सेट कर रहे हैं तो जो जो हमारे काम के उनको तो हमने अलग अलग हिसाब से रख लिया, पर या घर का जैसे सामान है तो जो जो हमें घर में चाहिए वो तो हमने सेट करके रख लिया घर में, पर जो एक्स्ट्रा सामान है उसको हम कहाँ स्टोर रूम में रखते हैं। तो वैसे ही ये एक तरह से स्टोर रूम है प्रोटिस्टा हैकल के हिसाब से। उन्होंने इसको एज ए स्टोर रूम यूज किया और बचे हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन सबको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गए या एल्गी हो गए उन सबको प्रोटिस्टा में डाल दिया। जो उनके हिसाब से ना तो प्लांट थे ना एनिमल थे उन सबको उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो अब वापस वही यूनिसेल्युलर भी एक साइड, इसमें भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब एक साइड हो गए, सब प्रोटिस्टा में हो गए। तो फिर आए कॉपलैंड, उन्होंने क्या किया एक और नई किंगडम बना दी मोनेरा। तो मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटे और एनिमेलिया, ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब मोनेरा में उन्होंने क्या रखा, जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल थे या ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको मोनेरा में रख दिया। मोनेरा यानी नाम से ही पता चलता है सिंगल सेल, सिंगल मोनेरा का मतलब क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो सिंगल सेल यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी प्रोकैरियोट थे वो सारे मोनेरा में आ गए। और प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर थे, लेकिन अभी भी जो फंजाई थे वो प्लांटी में ही थे। कुछ तो इसमें आ गए थे प्रोटिस्टा में, पर कुछ अभी भी प्लांटी में थे। ज्यादातर फंजाई जो है वो प्लांटी में ही थे। तो यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत हो गई। तो इस पूरे जो हिस्ट्री है ये क्लासिफिकेशन की, इसके ओवरऑल कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसको भी हम देखते हैं। तो हमारा जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो अभी तक हमने चारों पढ़े, चारों पांचों जो भी पढ़े, उनका ब्रीफली हम सारे उनके ड्रॉबैक्स देखते हैं एक साथ। तो जो पहले थे तो उनमें क्या, बैक्टीरिया हो गया, बीजी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजे हो गए, मोजेस हो गए, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब को एक ही किंगडम में रख रखा था प्लांटे में। जैसे हम बात कर रहे हैं वो लीनियस का क्लासिफिकेशन था या एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, उसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि बाद में तो थोड़ा ऐसे डिफरेंशिएट होते गए, पर फिर भी इन सबको साथ में रखा हुआ था। और उसका रीजन क्या था, एक कैरेक्टर जो इन सबको यूनिफाई कर रहा था वो क्या था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सॉरी यहाँ पे सेल वॉल आएगा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कि इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट थी। बस ये एक ही कैरेक्टर था, और बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे थे जो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, पर फिर भी सिर्फ इस एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए इन सबको प्लांटे में रख दिया। अब वो दूसरे कैरेक्टर भी हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनकी सेल वॉल में भी फर्क था, कि किसी की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है या किसी की सेल्यूलोज से बनी हुई है, तो ये भी डिफरेंस था। तो उसको भी इग्नोर करते हुए उन सब ने इसको प्लांटे में रख दिया। ये था इसका पहला मेन ड्रॉबैक। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या था कि इट ब्रॉट टुगेदर, यानी पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किस किस को साथ में लेके आया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बीजीए को यूकैरियोट्स के साथ में रख दिया। जैसे हमने बात की थी अभी, जो पहला ड्रॉबैक यही था कि प्लांटे में अब उसमें एंजियोस्पर्म भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, वो सब क्या है, यूकैरियोटिक है, उनको प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो गया या बीजीए हो गया, उनके साथ में रख दिया। और दूसरा कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, इनको एल्गी में रख दिया साथ में। तीसरा क्या था कि जो हेटेरोट्रॉफिक थे जैसे फंगाई हो गए, और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म थे जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, इनको भी साथ में रख दिया। मेन इनका कैरेक्टर इन डिफरेंस एक तो ये होगा कि ये हेटेरोट्रॉपिक है और वो ऑटोट्रॉपिक है, और दूसरा डिफरेंस क्या था कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो ये भी इनका मेन डिफरेंस था दोनों का, पर फिर भी इनको साथ में रखा हुआ था।
तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आर.एच. विट्टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और चूंकि जो फंजाई थे वो सबसे डिफरेंट थे, क्योंकि इनकी सेल वॉल्स की कंपोजिशन भी अलग थी, तो उसके लिए अलग किंगडम बनाई, जिसको हम बोलते हैं किंगडम फंजाई। तो अब हम देखते हैं आर.एच. विट्टेकर क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसको अभी हम यही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग 5 किंगडम थी: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। मोनेरा में तो सारे रख दिए प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल्युलर, सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर थे। प्रोटिस्टा में सारे रख दिए यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर, यानी ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक थे। और फंजाई का अभी हमने देखा ही था कि इसको क्यों अलग किया फंजाई को। फिर प्लांटे और एनिमेलिया, तो 5 किंगडम में हमने इसको क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। अब इस प्रोटिस्टा में क्या था, जब इस प्रोटिस्टा किंगडम को बनाया तो इसमें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिनको पहले प्लांट्स के साथ एल्गी में रखा हुआ था और उनमें सेल वॉल होती है, वो भी प्रोटिस्टा में आ गए। और पैरामीशियम और अमीबा, जिनको पहले एनिमल्स में रखा हुआ था और वो सेल वॉल को लैक करते हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होती, वो भी प्रोटिस्टा में आ गए, दोनों साथ में आ गए। ऐसा कैसे? क्योंकि और ये भी कि हमने सेल वॉल को भी बेसिस ले रखा है, क्योंकि हम सिर्फ एक कैरेक्टर को बेसिस करके नहीं चल रहे थे, एक कैरेक्टर के बेस पे हम क्लासिफाई नहीं कर रहे थे, हम और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देख रहे थे, इसीलिए उन सबको साथ में प्रोटिस्टा में रखा। अब इस किंगडम के बाद एक और आया था, जिसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। वो भी ना तो हमारे एनसीईआरटी में इतना दे रखा है, ना अभी वो हमारे काम का है। उसके अकॉर्डिंग 3 डोमेन थे, उसमें 6 किंगडम थे, तो वो भी काम का नहीं, हमारे यहाँ तक ही काम का है। तो अब आर.एच. विट्टेकर क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? जो हमारी बुक है एनसीईआरटी, उसमें 2 तरह से दे रखे हैं कैरेक्टर्स। एक तो उसमें पहले टेबल दे रखी है, उसमें कौन से दे रखे हैं, एक तो सेल टाइप, दूसरा सेल वॉल, फिर उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 5 कैरेक्टर उस टेबल में दे रखे हैं। और उसी टेबल के नीचे एक पैराग्राफ है जिसमें क्या कैरेक्टर दे रखे हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशन। तो ये सारे ही उसका बेसिस है क्लासिफिकेशन का। लेकिन चूंकि हमारी बुक में अलग अलग दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन नीट में आ भी रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट टेकन एज द बेसिस इन आर.एच. विट्टेकर क्लासिफिकेशन। यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, जो आर.एच. विट्टेकर ने दिया था, उसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिसको बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं किया था। तो उसके ऑप्शन में एक ये था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये चारों ही ऑप्शन सही थे। अगर ऐसे देखा जाए तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे भी किया था और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी किया था। तो ये चारों उसके बेस थे। पर जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें उसमें एक और थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तीनों ही हमारी टेबल में दे रखे हैं। उसमें से हमें ऑड वन आउट चूज करना होता है। तो ऑड वन आउट क्या था? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो टेबल में नहीं था, वो सिर्फ पैराग्राफ में दे रखा था। तो इसका आंसर ये था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें ऑड वन आउट चूज करना है। या हो सकता है क्वेश्चन ऐसे रहता है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बॉडी सेल स्ट्रक्चर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही हमें चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑड वन आउट है। ये तीनों जो कैरेक्टर है वो पैराग्राफ में है, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो कैरेक्टर है वो पैराग्राफ में नहीं दे रखा। तो इसमें हमें ऑड वन आउट चूज करना पड़ेगा। तो इसकी टेबल को देखते हैं अब। तो अब इसमें सबसे पहला कैरेक्टर हमने देख रखा है सेल टाइप। सेल टाइप यानी सेल का नेचर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो जो मोनेरा होता है उसमें सबसे प्रिमिटिव सेल होती है यानी प्रोकैरियोटिक, और उसके बाद में जितने भी जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, सब में यूकैरियोटिक सेल होगी। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा में होगी और नॉन सेल्यूलोजिक होगी, यानी सेल्यूलोज से नहीं बनी हुई होगी। किससे बनी हुई होगी? पॉलीसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड से बनी हुई होगी। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, कुछ में नहीं होगी। और फंजाई में जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, पर हमने अभी देखा था कि वो काइटिन की बनी हुई होती है, ना कि सेल्यूलोज की, तो उसका कंपोजिशन अलग होगा।
और प्लांटी में जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, इसको भी अभी हमने देखा था। और एनिमेलिया में तो कम्प्लीटली एब्सेंट होगी सेल वॉल। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव सेल्स जो होती है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो मोनेरा में एब्सेंट होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाकी चारों किंगडम में प्रेजेंट होगी, यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इन सब में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी बॉडी को कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं इन दोनों किंगडम में, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, सेल्युलर होगी। फिर आता है फंजाई। तो फंजाई से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म शुरू होते हैं। तो इनमें क्या होगा कि सेल्स या तो कॉलोनी में रहेगी, अपने साथ साथ रहेगी, या लूज टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, यानी टिश्यू तो होगा पर वो लूजली बाउंडेड होगा। फिर बात करते हैं प्लांटी की। तो प्लांटी में या तो जो है वो टिश्यू लेवल पे होगा, यानी टिश्यू बने हुए होंगे, या ऑर्गन लेवल पे होगा। फिर बात एनिमेलिया की बात करते हैं, तो उसमें टिश्यू लेवल पे भी होगा कुछ ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल पे होगा, कुछ का ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होगा। जैसे हमारा ह्यूमंस का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो न्यूट्रिशन कहाँ से गेन करता है, कैसे गेन करता है। तो पहले आता है मोनेरा, वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी कैसे, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, उनमें या तो वो सेप्रोट्रॉपिक होंगे या पैरासाइट होंगे। पैरासाइट यानी किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म पे वो अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोटिस्टा होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी कैसे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, और कुछ हिट्रोट्रॉपिक होते हैं। जो फंजाई है वो सारे ही हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कुछ तो सेप्रोफाइटिक होंगे, कुछ पैरासाइटिक होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी में सारे ही ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो भी कैसे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, यानी न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। कुछ एक इसमें एक्सेप्शंस होते हैं जो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, बाकी मोस्टली सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। एनिमेलिया में सारे हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी वो अपना न्यूट्रिशन किसी और से गेन करते हैं। तो वो होलोजोइक भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।